हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द साइंस विजन यूट्यूब चैनल। तो जहां मैं फिजिक्स के बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के एग्जाम में फिजिक्स के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो है सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 2 के एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चंस के पैटर्न को अडॉप्ट किया है। तो आइए हम लोग इसके अबाउट डिस्कस करते हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप जैसे कि देखोगे क्वेश्चंस सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखे ही होंगे। तो वहां पे सबसे पहले तो फिजिक्स में 3 सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। राइट। सेक्शन ए में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 2 into 3 दैट मीन्स टोटल 6 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन 1 से 3 तक में, ठीक है, 1 to 3 में से किसी एक क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दैट मीन्स और देखने को मिल जाएगा। खास तौर पे सैंपल पेपर में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दैट मीन्स आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन बी में जो है ईच क्वेश्चन बनाए गए 3 मार्क्स के, एंड इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 to 11, टोटल हमारे जो है 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे, एंड 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से आपको हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ठीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। और उन 8 क्वेश्चंस में जो है स्टूडेंट्स आपको 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 into 8 दैट मीन्स 24 मार्क्स हो गए। और इस 8 क्वेश्चंस में 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें और दिया हुआ रहेगा, दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो दोनों ही क्वेश्चन में जो ऑप्शंस मिलेंगे वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक में आपको क्वेश्चंस में और दिया जाएगा और एन ऑप्शन दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। एंड ग्रुप सी जो है वो 5 मार्क्स के हैं टोटल, यानी इसमें 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेक्शन सी में पूछे जाएंगे, और इनमें 1 to 5 एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। सेक्शन सी में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। बहुत ही आसान, मार्क्स उठाना है इसमें। आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज से 1 to 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनके प्रत्येक के जो मार्क्स होंगे वो 1 मार्क्स होंगे। राइट, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपका हो जाएगा 1 into 5 5 ही हो जाएगा सेक्शन सी से। अगर इन तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चन मार्क्स को अगर ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो आपका जो टोटल मार्क्स होता है, ठीक है, ए से 6 मार्क्स, बी से 24 एंड सी से आपको 5 मार्क्स, यानी कि टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसा कि आपको पता ही है, ये फिजिक्स टर्म 2 का सिलेबस है। तो बेनिफिट है पहला, सेक्शन सी में मैं बोलूंगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 मार्क्स एकदम उड़ जाने चाहिए सब बच्चों का। एंड सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन जो है और रहेगा, दैट मीन्स जो कि ऑप्टिक्स से रहेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से। एंड सेक्शन ए में एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब आइए आज के वीडियो के स्पेशल टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरा आज का ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को डर लग रहा है फिजिक्स के एग्जाम में। फिजिक्स अपने आप में एक डेंजरस सब्जेक्ट है, जैसा कि सबको लगता है डर, वैसा और कुछ फील हो रहा होगा तो एग्जाम से पहले। तो आइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ यूनिट 6 जो कि टर्म 2 का और टॉपिक के अंदर में आता है एंड ऑप्टिक्स के अबाउट बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स में दो ब्रांच है जैसे कि आपको पता है, एक रे ऑप्टिक्स है एंड सेकेंड वेव ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन अनुमान लगाया जा रहा है, अपने एक्सपीरियंस के हेल्प से मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन में तो और होगा ही होगा, यानी टोटल समझ लीजिए 3 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन होंगे। तो दो क्वेश्चंस जो है हम लोग लेके चलेंगे, 3 क्वेश्चंस में तो में से 2 ही आपको सॉल्व करना है, यानी कि टोटल 6 मार्क्स यहां से आ गए। एंड वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे जाने जा रहे हैं, एक इसमें भी और मिल जाएगा आपको देखने को। तो हालांकि 2 ही क्वेश्चन इसके रहेंगे, लेकिन एक में और नहीं रहेगा, दोनों ही ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के ही क्वेश्चन होंगे अलग अलग। तो ये भी 6 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी कि टोटल ऑप्टिक्स से आपको सिर्फ 35 में से 12 मार्क्स दे करके जाएगा। तो इस पर आराम से आप फोकस कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें आपको पढ़ना है। इसमें स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ नहीं रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। न 2 मार्क्स में आएगा और ना ही आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है इससे। इससे हमेशा आपको इस बार जो एग्जाम में दिया जाएगा वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिक्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हटा ही दिया गया पार्ट पूरा, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रखा गया है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से सबसे पहला जो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, उन सबसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर भी आप अपना देख के जाएं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बट हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके रे ऑप्टिक्स से, वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप होंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, वो TIR बाई करके जाएं आप लोग। TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट है SRS। SRS मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके रिलेशन एक हैं अच्छे, जो कि 6 केसेस होते हैं, उनमें से कोई भी एक केस आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट है LMF। LMF मतलब है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, या तो कन्वेक्स या तो कनकेव के। एंड द लास्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 पार्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला तो माइक्रोस्कोप, इसके पास भी 2 आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप के पहले पॉइंट में आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई ये तो पढ़ के जाएं आप लोग, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को मैं बोलूंगा एकदम पढ़ के जाओ, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठने ही हैं। एंड जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से ना भाई
दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड दूसरा रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एक टेलीस्कोप आ जाएगा, देखने को मिलेगा आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आपको दो देखने को मिल जाएंगे। पहला है न्यूटनियन टेलीस्कोप एंड कैसिग्रेन टेलीस्कोप। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में किसका एडवांटेज ज्यादा है, ठीक है, कौन सस्टेनेबल है, कौन इजिली यूज किया जा सकता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि रिफ्लेक्टिंग का ओवर रिफ्रैक्टिंग यूजेज बताइए, रिफ्रैक्टिंग का ओवर रिफ्लेक्टिंग बताइए। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स के, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैरी कर सकते हैं। मैं ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं ये। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप ये दिख ही रहा होगा, ये सिंपल एंड ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फाइंड कीजिए फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए और फॉर नॉर्मल विजन के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वही क्वेश्चन आता है, एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ज्यादा नहीं होता है, बस छोटा सा होता है, बस उसका एडवांटेजेस ही पूछ सकता है ओवर द रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले टीआईआर के अबाउट, व्हाट इज टीआईआर। तो ये वीडियो मेरा जो है वो स्पेशली टीआईआर के पर ही बेस्ड ऑन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं टीआईआर क्या होता है। दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं एकदम कंप्लीट डिटेल नॉलेज दूंगा, एकदम समझिएगा, इसका डेफिनेशन भी मैं लिखूंगा। द फिनोमिनन in which a ray of light goes from denser to rarer medium is sent back to the same denser medium, after strike the interface separating the two media incident at an angle greater than the critical angle is called TIR। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है, एकदम परेशान मत होइए, सारा समझाएंगे। द फिनोमिनन इन विच अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम आफ्टर स्ट्राइक द इंटरफेस
separating the two medium incident at an angle greater than the critical angle। अब बात आती है कि क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, तो सब बताएंगे। सबसे पहले डायग्राम देखिए इसका। ये एक डेंसर मीडियम है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा गया ऐसे। अब मान लीजिए यहां से लाइट निकलता है, तो स्टूडेंट्स ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंड ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेयर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 ले लेते हैं। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उस सिचुएशन में ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सरफेस पर स्ट्राइक किया, दिस इज द इंटरफेस। अब यहां पर देखोगे ये जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर, वो एंगल आई है, और लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये यहां से बेंड कर जाएगा ऐसे, तो ये एंगल आर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अनदर लाइट लेते हैं, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाता है पहले के कंपैरिजन में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है पहले के कंपैरिजन में। अब क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं इस पॉइंट पर, जैसे कि इंसिडेंट कराएं एंगल आई को, कि एंगल आर जो है मेरा थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। तो एंगल आर जो है हमारा स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो गया। इस सिचुएशन में इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते चले गए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज करता चला गया। एक्चुअली जानते हो, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है, वापस मीडियम में भी जाता है, लेकिन ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात नहीं करते, ओनली रिफ्रैक्शन को देखते हैं। लेकिन जब लाइट का एंगल हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करते जाते हैं, एक मिनट, सम प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स, तो देखिए पिक्चर को अच्छे से, कि लाइट जो है यहां से निकल रहा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड ये नॉर्मल रहा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल को बढ़ाएं, एंगल ऑफ आई हुआ, एंगल ऑफ आर भी इंक्रीज कर गया। अगेन हमने एंगल ऑफ आई को इंक्रीज किया और एंगल ऑफ आर 90 डिग्री हो गया इंक्रीज होते होते। तो ऐसे में द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा और इंक्रीज करते हैं रे ऑफ लाइट को, और इस बार यहां पर इंसिडेंट कराएं। इस बार तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से भी ज्यादा है जी, यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, तो लाइट इस बार रिफ्रैक्शन मीडियम, दैट मींस रेयर मीडियम में जा ही नहीं पाएगा और सेंड बैक टू द सेम डेंसर मीडियम। तो यही कहता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे होते हैं और वो सेंड बैक टू द सेम डेंसर मीडियम होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर TIR हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटली, यहाँ इधर तो पार्शियली हो रहा था ना रिफ्लेक्शन, लेकिन इस पॉइंट में आने के बाद टोटली लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में वापस सेंड बैक कर दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना पर बेस्ड ऑन होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, या जो भी चीजें होती है, जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी TIR पर ही बेस्ड ऑन होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो भी इंटरनेट हम लोगों का चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं TIR पर ही बेस्ड ऑन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चला
और वो है क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, जो कि उसी के अंदर में आता है ये टॉपिक, ये कहीं बाहर का नहीं है, क्रिटिकल एंगल उसी के टॉपिक है। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन वहां पर लिखा गया था, याद कीजिए कि एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन है, तभी जाकर के आपका टीआईआर हो पाएगा, अदरवाइज टीआईआर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं। ओके, तो लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction at which the angle of refraction becomes 90 degree, okay, becomes 90 degree is called critical angle। कहने का मतलब है कि अगर, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि इफ थीटा आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल सी कहलाएगा, कब, व्हेन थीटा आर जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएंगे वो 90 डिग्री हो जाएगा। उस समय में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल, या तो थीटा आई कहें या तो फिर इसको सिंपली आई से भी हम लोग डिनोट करते हैं। आई बात स्टूडेंट समझ में। उसके बाद जो क्वेश्चन यहां से उठता है टीआईआर से वो होता है कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। कंडीशन फॉर टीआईआर, सस्टेनेबल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टीआईआर होने के क्या कंडीशन होंगे। तो इसके दो कंडीशन होते हैं जो कि अभी आप लोगों ने डायग्राम में देखा। तो पहला कंडीशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि पहला कंडीशन कहता है कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। लाइट जो है डेंसर से रेरर मीडियम में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के टीआईआर होगा, अदरवाइज टीआईआर हो नहीं सकता। एंड सेकेंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than the critical angle। ठीक है, एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी से। यही दो कंडीशन है, ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में, और इस बार भी मे भी दे दे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर में कि कंडीशन फॉर टीआईआर लिखिए। तो यही होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दो ही कंडीशन है। सेकेंड जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, थर्ड पॉइंट, सॉरी, सबसे पहले टीआईआर देन क्रिटिकल देन कंडीशन फॉर टीआईआर, एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन critical angle and refractive index of the medium। refractive index of the medium। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या रिलेशन होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखें डायग्राम में कि लाइट डेंसर से रेडर मीडियम में जा रहा था, राइट। तो लाइट जब डेंसर से रेडर मीडियम में जाएगा तो हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, लोग जो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो फर्स्ट मीडियम में जा रहा है तो फर्स्ट को नीचे लिखेंगे, और 2 से जा रहा है 1 में, ये ना देखिए आप, ये डेंसर मीडियम मेरा सेकंड मीडियम था और ये मेरा क्या है, फर्स्ट मीडियम है। तो सेकंड से फर्स्ट में जाएगा तो लिखते हैं 2 म्यू 1,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। सिंस एंगल आर जो है वो हमारा 90 डिग्री हो गया, क्रिटिकल एंगल जब ले रहे हैं कम से कम, तो उस समय जो एंगल आई है उसको क्या कहता है स्टूडेंट, सी कहते हैं। तो 2μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी बाय में साइन 90 डिग्री, राइट। यानी कि आप कह सकते हो कि 2μ1 इज इक्वल टू साइन सी। ओके, 2μ1 इज इक्वल टू साइन सी। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आप पढ़े होंगे रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को कि 1μ2 इज इक्वल टू होता है 1 बाय में 2μ1, पढ़े हो। उल्टा पुल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी 1 से 2 में जाएगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 से 1 में जा रहा है जब लाइट, उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहां से देख सकते हो 1μ2 यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय में 2μ1 की जो वैल्यू आई है फ्रॉम 1 मान लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे साइन सी, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिलेशन जो कि आप देख पा रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, डेंसर मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल एंगल, साइन क्रिटिकल एंगल। ये जो है साइन सी था ना, ये हम लोगों को देखने को मिला। और तो और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय में 1μ2 भी लिख सकते हैं। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। जैसे कि डायमंड, डायमंड की बात किया जाए तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42, आप लोग पढ़े होंगे। इसलिए इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री होता है ओनली। इसलिए डायमंड में लाइट जब एंट्री करता है एक फेज से तो दूसरे फेज से निकल ही नहीं पाता, निकलता है बट जल्दी निकल नहीं पाता, तो वो डायमंड में ही लाइट घूमते रहता है और फिर एक पॉइंट आता है जहां क्रिटिकल एंगल से कम एंगल में जब इंसिडेंट होता है तो वो लाइट बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से और आप बोल सकते हो क्या कि डायमंड स्पार्क करता हुआ हमें दिखता है, लाइटनिंग करता है एकदम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन टीआईआर के न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग बना लें, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लें, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टीआईआर। तो आपका यहां से कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो की सेशन में मैं इतना ही बताऊंगा टीआईआर के अबाउट। सेकंड वीडियो में मैं आगे चलने वाला हूं जैसा कि मैंने आपको बताया आगे, और रे ऑप्टिक्स में टीआईआर के बाद हम लोग चलेंगे एसआरएस की ओर। तो मेरा जो सेकंड वीडियो होगा वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर होगा, आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और वहां पर ये सारे वीडियो जो होंगे हर एक का मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में मैं नहीं बताने वाला सारा कुछ, ताकि आप आराम से सर्च करके भी ये सारे टॉपिक को देख सकें, आपके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, अब इसका सेकंड वीडियो आप लोग देखेंगे।